गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टेट बाउंड्री, यूनिवर्स, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, then homogeneous and heterogeneous systems, properties, intensive, extensive, thermodynamics, equilibrium, thermodynamic process, reversible and irreversible process, and quasi-static process, then pressure and temperature. So अब तक हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं. So next जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज. वो है स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. So specific weight means it is defined as the weight per unit volume. Specific weight basically क्या है? It is ratio of weight per unit volume. इसको normally हम small w से लिखते हैं. Small w is equal to w upon v. So this is specific weight. So weight by volume. और यूनिट क्या होंगे? वेट बेसिकली फोर्स होता है तो यूनिट न्यूटन, वॉल्यूम यूनिट मीटर क्यूब. तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब. सेकंड है मास डेंसिटी. मास डेंसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज डिनोटेड बाय रो. SI यूनिट ऑफ मास डेंसिटी, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. रो इज इक्वल टू m अपॉन v. रो इज इक्वल टू m अपॉन v. तो W में रो में सिर्फ क्या डिफरेंस है? स्पेसिफिक वेट में वेट पर यूनिट वॉल्यूम और मास डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम. यूनिट क्या होंगे इसके? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. देन स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी डिवाइड बाय मास. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ द सिस्टम. इट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम occupied by the mass of the system. So small v is equal to v upon m. और आप देख सकते हैं रो क्या होता है? m upon v. और स्पेसिफिक वॉल्यूम v क्या होता है? v by m. तो बेसिकली दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है, एक दूसरे से अपोजिट है, उल्टे हैं. ओके. सो नेक्स्ट इज हीट, वर्क एंड एनर्जी. व्हाट इज हीट? Heat is defined as the energy transfer without transfer of mass across the boundaries of a system due to difference in temperature. So basically heat क्या है? It is a transfer of heat. दो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या विद इन सिस्टम के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट. और इसको जो सिंबल यूज करते हैं वो है Q. और इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल जी. और आप जानते हैं जो हीट के तीन ट्रांसफर हैं, तीन मोड ऑफ ट्रांसफर है, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सेकंड है वर्क. वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑफ द सिस्टम बिहेवियर कैन बी रिड्यूस्ड टू द रेजिंग ऑफ अ वेट. इसका क्या मीनिंग हुआ? हम ये कहते हैं कि सिस्टम ने वर्क किया है अगर जो इसका सोल इफेक्ट है, जो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि किसी वेट को रेज कर रहे हैं, उसको उसके हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं. तो W इज F इंटू में X. F क्या है? फोर्स, और X क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फुटबॉल है और आपने फुटबॉल को किक किया. तो फुटबॉल को किक करने से मान लो वो 10 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो जिस फोर्स से आपने उसको फोर्स अप्लाई करी और उसके जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उन दोनों का जो मल्टीपल है उसे क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू W. और नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन मीटर और जूल से. एंड वर्क और हीट दोनों के यूनिट क्या होते हैं? वो सेम होते हैं. और वो यूनिट क्या होते हैं? जूल. बेसिकली जो हमारा हीट है और वर्क है, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली एनर्जी क्या होती है? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जिससे हम वर्क कर सकते हैं. और एनर्जी जो है वो टू टाइप की होती है. एक होती है स्टोर एनर्जी, एक होती है ट्रांजिट. स्टोर का मतलब जो ऑलरेडी हमारे अंदर स्टोर है, किसी बॉडी के अंदर स्टोर है. ट्रांजिट का मतलब जो एनर्जी
किसी बाउंड्री के अक्रॉस मूव करती है, सिस्टम से सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए स्टोर एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम विद इन इट्स बाउंड्री। सो एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर एक इसकी ये सिस्टम को हमने क्या कर दिया? सील कर दिया चारों तरफ से। तो ना तो इसके अंदर की हीट बाहर जाएगी, ना इसके बाहर हीट अंदर आएगी, ना एनर्जी बाहर, ना वर्क अंदर, कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर एक एनर्जी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्ड एनर्जी। एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर हमने पानी रखा हुआ है से 2 लीटर। तो जो एक बार जो 2 लीटर पानी उसके अंदर पहले से ही वो क्या है? उसका अपना स्टोर एनर्जी। आपने क्या किया? कुछ टाइम के बाद उसमें 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो वो जो 3 लीटर वो क्या है? ट्रांजिट एनर्जी। सो ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो एनर्जी है वो तो है स्टोर एनर्जी, पर आपने क्या किया? बाहर से इसमें 10 किलो जूल एनर्जी दे दी इसको, चाहे वो हीट की फॉर्म में दी, चाहे वो वर्क की फॉर्म में दी। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो इसकी स्टोर एनर्जी है वो क्या हो गया? उसमें 10 अमाउंट हीट ऐड होगी, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट एनर्जी। सिमिलरली अगर यहाँ से 20 किलो जूल हीट बाहर चली गई तो वो क्या है? ट्रांजिट एनर्जी जो यहाँ से बाहर जा रही है। ओके, सो इस तरीके से एनर्जी 2 टाइप की होती है। वन इज द स्टोर्ड एनर्जी और सेकंड वन इज द ट्रांजिट एनर्जी। ठीक है जी। और जो हमारी एनर्जी वो डिफरेंट फॉर्म होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल, और जो और उसके अलावा ट्रांजिट एनर्जी जो मोस्ट ऑफ द टाइम है हीट, वर्क, इलेक्ट्रिकल, दीज ऑल आर द ट्रांजिट एनर्जी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। हीट में और वर्क में क्या डिफरेंस होता है? हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड एब्सोल्युटली और 100% इनटू वर्क। आपका सिस्टम कितना ही अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, कितना ही परफेक्ट सिस्टम क्यों ना हो, बट आप हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट वाइसा वर्सा इज पॉसिबल कि आप 100% हीट वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने हाथों को रब करते हैं, हम वर्क कर रहे हैं और उस वर्क से हमारे हाथ जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड है हीट जो है वो क्या है? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, और वर्क है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी क्राइटेरिया है। बट वर्क के लिए नो टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। फिर हीट किसी भी स्टेबल सिस्टम में, इन अ स्टेबल सिस्टम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। किसी भी स्टेबल सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बट किसी स्टेबल सिस्टम में वर्क का ट्रांसफर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हीट सप्लाई टू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, और हीट मतलब कोई सिस्टम है और आप उसको अगर हीट दे रहे हैं तो वो क्या है? दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। मान लो ये एक सिस्टम है, इसको अगर आप हीट दे रहे हैं ये, तो ये क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। सो इट इज प्लस क्यू। और अगर आप यहां से हीट को बाहर निकाल रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? माइनस क्यू। बट इन केस ऑफ वर्क इट इज डिफरेंट। अगर आप किसी सिस्टम को वर्क दे रहे हैं, अगर आप सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। सो इट इज ऑलवेज टेकन एज माइनस डब्ल्यू। और सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा है, ये सिस्टम वर्क अगर दे रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे? उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। तो ये इसको हम क्या लेंगे? इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। तो ये नोटेशन है जो हम यूज करते हैं, और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल यूज करते हैं तो ये नोटेशन हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। हीट और वर्क के ये डिफरेंसेस हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ सिमिलरिटीज भी हीट में और वर्क में। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक पीवी डायग्राम है और इस पीवी डायग्राम में ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे P1 V1, यहाँ पर P2 V2। सो मान लो
अगर हमारा सिस्टम ये वाला पाथ फॉलो करता है या फिर ये पाथ फॉलो करता है, तो दोनों केसेस में जो हमारा वर्क डन है, चाहे वो इस पाथ से जाए चाहे वो इस पाथ से जाए, ये हमारा पाथ 1 हो गया, ये हमारा पाथ 2 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर हमारा सिस्टम इस पाथ को फॉलो करता है या इस पाथ को, दोनों के केस में हीट का जो हीट है वो क्या डिफरेंट है, और दोनों केस में वर्क भी क्या है डिफरेंट है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो हीट और वर्क दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी कंडीशन क्या है, वो पॉइंट फंक्शन होनी चाहिए। जैसे कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स थी ए पे, और जैसे आप बी पे जाओ, चाहे किसी पाथ से जाओ, पर वहां पर दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो हीट और वर्क दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, और दोनों क्या इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसीलिए दोनों क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है। हीट और वर्क क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा, दोनों क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है, यानी जब भी वर्क और हीट का ट्रांसफर होगा वो हमेशा अक्रॉस द बाउंड्री होगा। सो बोथ आर ऑब्जर्व्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तीसरा है, बोथ आर एसोसिएटेड विद ए प्रोसेस नॉट विद ए स्टेट। व्हाट इट मीन कि जो हमारा हीट और वर्क है ये एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इसके स्टेट्स के ऊपर, फाइनल और एंड पॉइंट्स के ऊपर। और हीट और वर्क बोथ आर ट्रांजिएंट फिनोमेना, so it can be measured when a system undergoes a change. So heat transfer or work done can be measured when a system undergo a change. So ये कुछ possibilities हैं जो आपने ध्यान रखनी है। Similarities एग्जाम में केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि what are similarity between heat and work. उसके बाद क्या है, specific heat. Now what is specific heat? Specific heat of substance may be defined as amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of substance through 1 degree. It is generally denoted by C. और ऐसे यूनिट क्या होंगे इसके, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। एग्जांपल के लिए मान लो 1 किलोग्राम वाटर है, और 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर, जितना हीट हमें देने पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of substance through 1 degree. It is generally denoted by C. और इसके यूनिट्स क्या होंगे, ऐसा यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नॉर्मली जो हम हीट के या एनर्जी के या वर्क के यूनिट लेते हैं वो किलो जूल लेते हैं, बिकॉज किलो जूल इज ए बिगर टर्म। ठीक है, अब सॉलिड और लिक्विड, उन दोनों के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता हीटिंग करने पे, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, बट गैसेस की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके प्रोसेस पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसीलिए उसको हम डिनोट करते हैं सीपी से और सीवी से। तो अब याद रखना, कभी भी जब आप लिक्विड के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू, एक मिनट वही मेरा वाला। तो जब भी आप लिक्विड के लिए Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर लिक्विड के लिए यूज करेंगे तो CP और CV। ठीक है ना, तो specific heat at constant pressure is the quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of gas through 1 degree at constant pressure। क्या मतलब हुआ CP का कि this is the specific heat required constant pressure, क्या, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass, यानी 1 kilogram of mass of gas through 1 degree at constant pressure. So mCp T2 minus T1। और CV क्या होगा, this is the same amount of heat at constant volume to require to increase temperature unit mass through 1 degree. So mCv T2 minus T1। और हमेशा याद रखना CP जो है CV से बड़ा होता है, और CP और CV की
जो रेशो होती है वो डिपेंड करती है गैस के ऊपर, उसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू गामा, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, और ये वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, गैस के ऊपर। नॉर्मली आप याद रखो एयर होती है Cp की 1.004 किलो जूल पर केजी केल्विन, और Cv के लिए होते हैं 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन, और गामा की वैल्यू होती है 1.4। तो इस तरीके से दिस इज द स्पेसिफिक हीट at for liquid as well as gases, then constant pressure and constant volume. Then हमारा next topic है internal energy and enthalpy. So internal energy and enthalpy, it is the energy stored in a body or a system due to its molecular arrangement and motion of molecule. If certain amount of heat is supplied to a gas, a part of it is converted into mechanical energy and the remaining gas stored गैस इटसेल्फ। आप जानते हैं हर एक बॉडी की अपनी एक स्टोर एनर्जी होती है, और उसका रीजन क्या हो सकता है, उसके अंदर की मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, उसके ऊपर जो अब आप देखते हैं जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और उनके बीच में जो मोशन होती है उसकी वजह से जो एनर्जी इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और अगर मान लो आप किसी सिस्टम को आपने कोई हीट दी, अब उस हीट का कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में, तो बाकी जो पार्ट बचता है वो क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा सिस्टम के अंदर एज ए स्टोर एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। और दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस। आपने मान लो कुछ हीट दी किसी सिस्टम को, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो गया 50, 60, 70, 80, बची अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम में स्टोर होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एंड नोन एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। नॉर्मली इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इसका सिंबल है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू mCV, डेल्टा यू इज द कांस्टेंट वॉल्यूम पे, mCV T2 माइनस T1। और ये क्या है, बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये क्या है, प्रॉपर्टी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी कैपिटल और H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी स्मॉल। हमने क्या किया, दोनों तरफ मास से डिवाइड कर दिया, तो इट इज बेसिकली सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और इसको हम लोग आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज टोटल हीट, तो टोटल हीट भी बोलते हैं, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है जीरो लॉ। जीरो लॉ क्या कहता है, इफ 3 बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये बॉडी और ये बॉडी, ये 3 बॉडीज हैं, तो क्या कहता है कि मान लो ये बॉडी जो है, दिस इज बॉडी ए, ठीक है, this is body B and this is body C, ओके। तो ये हो गया A B C, और ये बॉडी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी भी क्या है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ओके। मतलब A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो बॉडी B है, ये B आपस में, बॉडी B और C भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। दिस इज जीरो लॉ। The law states that if a body A is in thermal equilibrium with a body B and also separately with a body C, then body B and body C are in thermal equilibrium with each other. अब आपको बड़ा सिंपल सा लॉ लगता है, पहले उसको जीरो लॉ हमने नाम क्यों दिया, बिकॉज पहले फर्स्ट लॉ को हम ड्राइव कर चुके थे, बट साइंटिस्ट ने उसके बाद जीरो लॉ को ड्राइव किया, डिवाइस किया,
बट दिस लॉ इज बेसिक, मोर बेसिक एज कंपेयर टू फर्स्ट लॉ, इसलिए जो क्या नाम दिया, जीरो लॉ। ओके, दैट्स व्हाई द नेम इज जीरोथ लॉ। और सेकंड क्या है, ये लॉ बहुत सिंपल है बट इट फॉर्म बेसिस फॉर थर्मोमीटर। जितने भी आप थर्मोमीटर देखते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे? मान लो बॉडी ए, बॉडी ए क्या है, ये एक थर्मोमीटर है। अब थर्मोमीटर को यूज करते हैं किसके लिए? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और जो हमारी बॉडी बी है, ये एक अननोन बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमें मालूम नहीं है। और सी क्या है? एक रेफरेंस बॉडी है। ठीक है, अब मान लो बॉडी ए है, बॉडी ए को हमने बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आए। मान लो बॉडी सी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉडी ए का टेम्परेचर भी कितना होगा? 100 होगा, दोनों बिकॉज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जब हम बॉडी ए और बॉडी बी को भी कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, तो अगर दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया, इसका मतलब बॉडी बी का टेम्परेचर भी कितना होगा? 100 डिग्री होगा। तो इस तरीके से दिस फॉर्म बेसिस फॉर थर्मोमीटरी। अब आप देखते हैं आपका थर्मामीटर है, वो ए बॉडी है। जो रेफरेंस बॉडी बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं थर्मामीटर की एक मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। से अगर मान लो डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, वो आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री, वो कर दिया 100 डिग्री। और जब दोनों को आपस में 100 को सी को हमारे रेफरेंस पॉइंट आ गए, हम उसके बीच के स्केल को लेके और उसको 100 में डिवाइड कर दें, तो हर एक डिवीजन से हमें 1 डिग्री टेम्परेचर का मालूम पड़ जाएगा। तो ये क्या होगा? उसका स्केल। आगे थर्मामीटर का स्केल बना होता है, तो स्केल ऐसे बनता है। और जब आप इसको किसी अननोन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे, जब आप इसको किसी अननोन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा? जैसे इसको किसी अननोन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, जैसे हम किसको अननोन बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, सो व्हाट विल हैपन, हमें उसका टेम्परेचर मालूम पड़ जाएगा। सो इस तरीके से दिस फॉर्म बेसिस फॉर द थर्मोमेट्री। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, इसकी रिवीजन भी हमने कर ली है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द एनवेलप which separate the thermodynamic system from surrounding is known as boundary. The envelope which separate the thermodynamic system from its surrounding is known as boundary. क्या बोलते हैं? तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, तो क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री। एक क्लोज सिस्टम क्या होता है? इन विच प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट, in which energy transfer into or out of system but there is no transfer of mass, in which there is an exchange of mass across the system boundary in addition to transfer of energy, none of above. क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मास का ट्रांसफर नहीं होगा पर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क और हीट। फिर तीसरा हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? इन विच द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। in which energy transfer into out of system but there is no transfer of mass, नहीं, ये भी गलत है। C है in which there is an exchange of mass across system boundary in addition to transfer of energy, yes, यही इसका आंसर है। ओपन सिस्टम में आप जानते हैं कि मास एज वेल एज एनर्जी दोनों क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट बच्चों? तो उसके अलावा ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए, मैं आपको कुछ एक और क्वेश्चन बताता हूँ उसके, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when there is no transfer of mass and energy to and from the system, it is a type of system. If there is a no transfer of mass or energy, अगर मास और एनर्जी में कोई ट्रांसफर नहीं है, सिस्टम कैसा होगा?
तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हमारे सिस्टम में इसका पानी उतना ही गर्म करना जितना गिलास में डालोगे, वरना बोतल खराब होती है। ठीक है, तो अब ले जाओ पानी, उतना गर्म करके इसमें डाल देना गिलास में। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर। इसका क्या मतलब है? अकर व्हेन प्रेशर बिकम कांस्टेंट, नो। अकर व्हेन मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज जीरो। तीसरा, अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑल ऑफ द अबव। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर का मतलब कहता है जब उसकी सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाती है, कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगी, हम कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो आंसर इज occurs when molecular movement is zero. Next question है हमारा, a system which consists of single phase is known as heterogeneous, open system, closed system और homogeneous। आप जानते हैं कि homogeneous होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका जो मटेरियल है वो सारा एक सिंगल फेज में होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर है क्वेश्चन का कि अगर सिंगल फेज है तो क्या आंसर है इसका? होमोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमीटर किसका एग्जांपल है? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली क्या होता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर का काम क्या होता है, हम उसको यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। तो इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। द कंडीशन ऑफ ए परफेक्ट वैक्यूम एंड जीरो प्रेशर अकर एट। परफेक्ट वैक्यूम और जीरो प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो, इसके आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि जो हमारा लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर होता है वो है 0 केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो परफेक्ट वैक्यूम और जीरो प्रेशर के लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी इज द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम, एंथैल्पी इज द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंट्रोपी। एंथैल्पी मैंने बताया था आपको, एंथैल्पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर और ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी, कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी प्रॉपर्टी है। फिर अगला क्वेश्चन है द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम आर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। देखो, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है यस, एंथैल्पी है यस, एंट्रोपी है यस, डेंसिटी है नो, प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, नहीं डेंसिटी भी है। परफेक्ट। तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ ए और बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। देन एक रिलेशन आता है, मैंने क्लास में कराया भी था आपको, टेम्परेचर के बीच में और फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। C/100 is equal to F minus 32/232। दूसरा C/100 is equal to F/232, C/100 is equal to F/180 और C/100 is equal to F minus 32/180। याद रखना, जो हमारा सेल्सियस और फारेनहाइट, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हम टेम्परेचर के स्केल से डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो डिफरेंस ऑफ स्केल होता है, सेल्सियस में होता है 100 और फारेनहाइट में होता है 180। तो डिवाइड में क्या आएगा? 100 और 180, पहली बात। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? C/100 माइनस F minus 32 डिवाइड बाय 180, बिकॉज 32 इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द स्केल ऑफ द फारेनहाइट। ठीक है, ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। ओके जी, अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और वो क्या क्वेश्चंस हैं, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इट इज द फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क एंड देयर कन्वर्जन इनटू ईच अदर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा होता है सिस्टम, ये हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। सिस्टम क्या होता है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए प्रिस्क्राइब्ड रीजन in space upon which attention is focused for study. Then boundary, surrounding क्या होता है, everything external to system is known as surrounding. So